क्या आपको मालूम है कि आपके पैरों के बहुत नीचे कुछ ऐसा हो रहा है जो साइंस के लिए आज भी एक पजल है। इमेजिन कीजिए, हर 26 सेकेंड्स में एक सटल वाइब्रेशन हमारे प्लैनेट से गुजरती है, जैसे कोई परफेक्टली सेट अलार्म हो। ये इतनी हल्की है कि हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इतनी पावरफुल भी है कि दुनिया भर के सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स इस रेगुलर बीट को पिछले 60 सालों से भी ज़्यादा से डिटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे प्लैनेट की एक धड़कन है, एक हार्ट बीट है, और ये एक ऐसा राज है जो दुनिया के सबसे बड़े दिमाग भी आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। तो क्या है ये मिस्ट्री? लेट्स फाइंड आउट। हे एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष अग्रवाल, और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे एडवेंचर पर जो आपको हमारे घर, हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारी कहानी 1960s में शुरू होती है एक साइज्मोलॉजिस्ट जैक ओलिवर के साथ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लमॉन्ट डोहर्टी जियोलॉजिकल अर्थ ऑब्जर्वेटरी में सीस्मिक डेटा स्टडी करते वक्त ओलिवर ने कुछ अजीब नोटिस किया। एक कंसिस्टेंट पल्स जो हर 26 सेकेंड्स में आ रही थी। पहले उन्होंने सोचा कि शायद उनके इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब उन्होंने और डीप स्टडी की तो पता चला कि ये कोई ग्लिच नहीं है, अर्थ खुद पल्स कर रही थी। इस डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी में सेंसेशन क्रिएट कर दी। दुनिया भर के सीस्मोलॉजिस्ट ने अपना डेटा एनालाइज करना शुरू किया और उन्होंने भी यही पाया। अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ये पल्स हर 26 सेकेंड्स में दुनिया भर में डिटेक्ट हो रही थी। ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त वो सभी जगह दिख रही हैं जहां पर डेटा कलेक्ट किया गया था। लेकिन ये आ कहां से रही थी? सालों की स्टडी के बाद साइंटिस्ट ने इसका सोर्स ट्रेस किया गल्फ ऑफ गिनी, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से दूर। लेकिन लोकेशन का पता लगने से मिस्ट्री और भी बढ़ गई। इस पर्टिकुलर स्पॉट पे ऐसा क्या हो सकता है जो इतनी रेगुलर और प्रिसाइज पल्स क्रिएट कर रहा है? सालों से साइंटिस्ट ने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए कई थियरीज प्रपोज की हैं, मगर इन थियरीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सब अनुमान हैं, और इसी वजह से इन सभी थियरीज के लॉजिकल काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। तो चलिए इन थियरीज और इनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को जानते। ओशन वेव थियरी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि गल्फ ऑफ गिनी के कोस्टलाइन पे वेव्स की टक्कर से ये पल्स क्रिएट होती है। रेगुलरिटी शायद उस एरिया में कॉन्टिनेंटल शेल्फ के शेप की वजह से हो सकती है। इसको समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप बीच पे हैं और देख रहे हैं कि वेव्स कैसे शोर से टकरा रही हैं। अब सोचिए कि एक खास जगह है जहां वेव्स एक यूनिक तरीके से हिट करती हैं, क्योंकि पानी के नीचे ज़मीन का शेप कुछ अलग है। साइंटिस्ट का मानना है कि गल्फ ऑफ गिनी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। वहाँ एक स्पेशल एरिया है जहाँ ओशन फ्लोर, जिसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, उसकी एक खास शेप है। इस शेप की वजह से हो सकता है कि वेव्स कोस्ट से एक बहुत ही रेगुलर पैटर्न में टकरा रही हों, बिल्कुल एक स्टडी ड्रम बीट की तरह। हर बार जब वेव इस जगह पे टकराती है तो एक छोटा सा शेक क्रिएट होता है जो पूरे अर्थ में ट्रैवल करता है, और क्योंकि वेव्स इतनी रेगुलरली आती हैं, ये शेक हर 26 सेकेंड्स में होता है। अब इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये थियरी पल्स की लोकेशन से तो मैच करती है, लेकिन ओशन वेव्स टिपिकली इर्रेगुलर होती हैं। ये क्लियर नहीं है कि वो इतना प्रिसाइज रिदम क्यों क्रिएट करेंगी। इसके अलावा ऐसे ही कोस्ट लाइन्स काफ़ी और जगह भी हैं जो ऐसा इफ़ेक्ट नहीं क्रिएट करते, और पल्स काम सीज के टाइम में भी कंटिन्यू होती है। सेकेंड थियरी इज़ वोल्केनिक एक्टिविटी थियरी। एक पल के लिए सोचिए कि आपके सामने एक चूल्हा रखा है, उस पे पानी उबल रहा है। जैसे पानी उबलता है, आप बबल्स को ऊपर आते और फूटते हुए देखते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि कुछ ऐसा ही ओशन फ्लोर के नीचे हो रहा है, लेकिन पानी की जगह यहाँ गर्म लिक्विड रॉक है, जिसको हम मैग्मा भी कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि गल्फ ऑफ गिनी के नीचे शायद वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। इसमें मैग्मा का मूवमेंट या गैसेस का रेगुलरली रिलीज होना शामिल हो सकता है। हर बार जब ऐसा होता है तो एक छोटा सा शेक हो सकता है। अगर ये प्रोसेस एक स्टेडी रिदम में हो रहा है तो ये 26 सेकेंड पल्स को एक्सप्लेन कर सकता है जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं। मगर इस थियरी के भी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही लॉजिकल हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी जनरली इर्रेगुलर और एपिसोडिक होती है, मतलब कुछ ही टाइम के लिए होती है।
डेकेड्स तक प्रिसाइज रिदम मेंटेन नहीं कर सकती। इसके अलावा इस एरिया में कोई सिग्निफिकेंट ऑनगोइंग इरप्शंस ऑब्जर्व ही नहीं किए गए हैं जो कांस्टेंट पल्स को एक्सप्लेन भी कर सकें। तीसरी है रेजोनेंस थियरी। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए आप शावर में गाना गा रहे हैं और आपने शायद नोटिस किया हो कि वहाँ पे गाना गाते वक्त आपकी आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा स्लो सुनाई देती है एक एको के साथ। ये रेजोनेंस की वजह से होता है जब साउंड वेव्स सरफेस से इस तरह बाउंस होती हैं कि वो एकदम से बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि कुछ ऐसा ही ओशन वेव्स के साथ ग्लोबल स्केल पे हो रहा है। उनका कहना है कि वेव्स दुनिया भर में कॉन्टिनेंट्स के एजेस से बाउंस हो रही हैं। जब ये बाउंसिंग वेव्स किसी खास तरीके से मिलती हैं तो वो वाइब्रेशंस का एक पैटर्न क्रिएट कर सकती हैं। ये पैटर्न हर 26 सेकेंड्स में एक पल्स क्रिएट कर सकता है। मगर रेजोनेंस थियरी ये एक्सप्लेन करने में स्ट्रगल करती है कि ये स्पेसिफिक 26 सेकेंड फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा क्यों रेजोनेट करेगी, या पल्स एक स्पेसिफिक लोकेशन से क्यों ओरिजिनेट होती है। इसको तो पूरी दुनिया में सुनाई देना चाहिए, राइट, क्योंकि ये तो पूरे दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के शेल्फ से टकराती हुई वेव्स के थ्रू जो रिवर्स आ रहा है उससे पैदा हो रही हैं। तो इसीलिए ये भी थियरी पूरी तरीके से लॉजिकली साउंड नहीं करती है। हमारी चौथी थियरी है अर्थ कोर थियरी। सॉरी, हमारी नहीं, साइंटिस्ट की कहना चाहिए। साइंटिस्ट की चौथी थियरी है अर्थ कोर थियरी। अर्थ कोर थियरी को समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि जैसे कि अर्थ एक बड़ी सी कैडबरी एक्लेयर्स है जिसका आउटर शेल तो हार्ड है मगर अंदर से वो एकदम पेस्ट जैसा है, जैसे कि हमारी अर्थ की कोर में एकदम पेस्ट जैसा है। पेस्ट का मतलब क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी है तो वहाँ पे जो जितना भी रॉक्स मेटल्स, मोस्टली तो यही कहते हैं कि अर्थ पूरी तरीके से अर्थ का कोर आयरन का है, तो वहाँ पे वो, मगर वो आयरन अपने सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, वो वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म। और वो जो पेस्ट है उसी वजह से कुछ साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि इस कोर में कुछ ऐसा हो रहा है जो पल्स का रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि अर्थ के अंदर कोई रेगुलर मूवमेंट या प्रोसेस हो रहा हो जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये एक वाइब्रेशन क्रिएट कर सकता है जिसे हम हर 26 सेकेंड्स में एक पल्स के रूप में फील कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर साइंटिस्ट इस थियरी को नहीं मानते। उनका मानना है कि यह अनलाइकली है क्योंकि हमें कोर में ऐसा कुछ नहीं पता है जो इतनी तेज़ी से रेगुलरली बीट क्रिएट कर सके। इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, गल्फ ऑफ गिनी से डिटेक्ट हो रही है, तो इसलिए अर्थ की कोर थियरी इसका और भी सेंस नहीं बनता है। रीज़न बीइंग अर्थ का कोर सेंटर में है। अगर वो ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो वो पूरी दुनिया में डिटेक्ट हो रही होगी, वो सिर्फ एक जगह से ओरिजिनेट नहीं हो रही होगी। अगेन, डिटेक्ट ये अभी भी पूरी दुनिया में ही हो रही है, मगर जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है या फिर ट्रायंगुलेशन करके जहाँ पे उसका सोर्स निकाला गया वो गल्फ ऑफ गिनी था। और इसीलिए एक कोर बेस्ड थियरी के साथ अर्थ की 26 सेकेंड की पल्स को रिलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये थियरीज और काउंटर आर्गुमेंट्स हाईलाइट करते हैं कि 26 सेकेंड माइक्रोसीज्म अभी भी एक मिस्ट्री क्यों है, और साइंटिस्ट्स को हमारे प्लैनेट के बिहेवियर को बेटर समझने के लिए ऑनगोइंग रिसर्च करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इंटरेस्टिंगली, ये साइंटिफिक मिस्ट्री कुछ एंशिएंट बिलीफ्स के साथ रेजोनेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुइज्म में अनहट नाद या अनस्ट्रक साउंड का एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉस्मिक वाइब्रेशन जो पूरे यूनिवर्स में फैलती है। ऑल्दो ये साइंटिफिकली रिलेटेड नहीं है, बट पोएटिकली अर्थ की पल्स को इस कॉस्मिक वाइब्रेशन के फिजिकल मैनिफेस्टेशन की तरह देखा जा सकता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि स्पेक्युलेटिव कनेक्शन है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं। ये सिर्फ इलस्ट्रेट करता है कि ये मॉडर्न डिस्कवरी कैसे एज ओल्ड ह्यूमन फैसिनेशन विद कॉस्मिक रिदम्स को एको करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अर्थ ही एक ऐसी जगह है जहां ऐसी पल्स है। इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ पे भी ऐसे फिनोमेना ढूंढने शुरू किए। फॉर एग्जाम्पल, 1969 से 1972 तक अपोलो मिशंस के दौरान मून पे सीएस्मोमीटर्स प्लेस किए गए। मोर रिसेंटली 2018 में नासा का इनसाइट लैंडर मार्स पे एक सीएस्मोमीटर भी लेकर पहुंचा। ऑल्दो इन दोनों मिशंस ने सीएस्मिक एक्टिविटी डिटेक्ट की,
मगर अर्थ की रेगुलर 26 सेकेंड पल्स जैसा कुछ नहीं ऑब्जर्व किया गया। हाउएवर, इंस्ट्रूमेंटेशन और एनवायरनमेंट्स में डिफरेंस नोट करना इम्पॉर्टेंट है। लूनर सीएस्मोमीटर्स ऑल्दो अपने टाइम के लिए तो एडवांस थे, लेकिन मॉडर्न अर्थ बेस्ड इक्विपमेंट से कम सेंसिटिव थे। मार्शियन सीएस्मोमीटर ऑन द अदर हैंड बहुत सेंसिटिव है, मगर उसको यूज़ करने का तरीका अर्थ जितना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, स्पेशली बिकॉज मार्स पे आज तक कोई ह्यूमन नहीं गया है। एपैरेटस और एप्लीकेशन में ये जो डिफरेंसेस हैं, हर सेलेस्टियल बॉडी की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सिमिलर फिनोमेना डिटेक्ट करने की हमारी एबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। अर्थ के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, उसके ओशंस, एटमॉस्फेयर और टेक्टोनिक एक्टिविटी एक यूनिक साइज्मिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो शायद ऐसी रेगुलर पल्स के लिए नेसेसरी हो। तो आज हम कहाँ हैं? मिस्ट्री अभी अनसॉल्व्ड है, लेकिन रिसर्च कंटिन्यू है। साइंटिस्ट एडवांस डेटा एनालिसिस टेक्निक्स और ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं इस फिनोमेना को स्टडी करने के लिए। करंट वर्क अर्थ के स्ट्रक्चर और वेव प्रोपगेशन के ज़्यादा डिटेल्ड मॉडल्स क्रिएट करने पे फोकस कर रहा है। रिसर्चर्स पल्स और दूसरे जियोफिजिकल फिनोमेना के बीच में पोटेंशियल लिंक्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे अर्थ के रोटेशन में स्लाइट वेरिएशंस या सी लेवल में चेंजेस। कुछ साइंटिस्ट न्यू थियोरीज डेवलप कर रहे हैं जो मल्टीपल फैक्टर्स को कंबाइन करती हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि पल्स शायद कई अर्थ सिस्टम्स के कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन का रिजल्ट हो सकती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, हम जल्द ही इस मिस्ट्री को प्रूव करने के लिए न्यू टूल्स डेवलप कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड सैटेलाइट मेजरमेंट से लेकर के ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर मॉडल्स तक साइंटिफिक कम्युनिटी होपफुल है कि इवेंचुअली हम अर्थ की एनिग्मेटिक हार्ट बीट का सीक्रेट पता लगा लेंगे। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये मिस्ट्री एक हम्बलिंग रिमाइंडर है कि 21st सेंचुरी में भी हमारा होम प्लैनेट सीक्रेट्स रखता है। ये हमें दिखाता है कि साइंटिफिक डिस्कवरी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो सरप्राइजेस और अनआंसर्ड क्वेश्चंस से भरा हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं, अर्थ की मिस्टीरियस पल्स का रीज़न क्या हो सकता है?